हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस ब्रेन फिजिक्स। आज हम देखने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें जो ओरिएंटेशन होगा वेक्टर का वो होगा हेड टू टेल या फिर टेल टू हेड। चलिए आइए देखते हैं कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह से करते हैं। जैसे आपके पास ये एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ये इसका हेड पॉइंट है। मैंने यहां पर दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर को लेके आया हूं, इसके हेड टू टेल को मीट कर दिया। ये इसका टेल पॉइंट है और ये ए का हेड पॉइंट है। ये वेक्टर हो गया बी। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपको वेक्टर का नेमिंग गिवन है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तब भी आप इसको लिखने के लिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसको लिखने के लिए आप इस वेक्टर की नेमिंग कर लीजिए अपनी तरफ से, अपने समझने के लिए। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो तो आपको ये कर लेना चाहिए अपनी कॉपी पे। जब आप सीख जाओगे फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं। तो मैंने यहाँ नेमिंग दिया एक्स, इसको नेम दिया वाई, इसको नेम दिया जेड। मैंने ये नेम दिया, इसके टेल को एक्स, फिर इसके हेड को वाई, और इसका भी टेल वाई और इसका हेड जेड। तो अब मैं वेक्टर लिखना चाहता हूं। अपने को निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर। ये आर पता करना है कि इसका ओरिएंटेशन किधर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया आप नेमिंग कर लीजिए। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह जो भी आपको सुटेबल लगे आप नेम अपने मन से कर सकते हैं। तो ए वेक्टर क्या है मैंने आपको बताया था लिखना। आप पहले टेल पॉइंट लिखोगे, उसके बाद हेड लिखोगे। तो हम ए वेक्टर की जगह लिखते हैं एक्स जो कि टेल पॉइंट है, और y जो कि हेड है। और मैंने आपको एरो बताया था, हमेशा एरो लेफ्ट टू राइट होगा। फिर एडिशन का साइन, क्योंकि यहाँ एडिशन का है। उसके बाद बी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर का टेल पॉइंट पहले y और हेड पॉइंट क्या है z। पहले टेल लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसे लिखते हैं, वो लिखेंगे आप इस तरह से। ये टेल पॉइंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये हेड पॉइंट होगा। ये आसान तरीका हो गया। अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप नेमिंग कर लीजिए। अगर ये वेक्टर ए और बी इस तरह से ऑलरेडी नेमिंग है तो आप इनके टेल हेड की नेमिंग अपने मन से कर लीजिए, ये लिखने के लिए, ताकि आपको रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन पता हो। तो पहले आप एक्स लिखोगे, इसके स्टार्टिंग का इसके एंड से, तो ये हो गया x टू z। ये एरो मैंने बनाया, पहले x लिखेंगे फिर z। x पर क्या होगा टेल और z पर क्या होगा हेड। तो आप x ढूंढिए, x अपने पास ये है और z अपने पास ये है, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका टेल पॉइंट यहाँ होगा और हेड पॉइंट यहाँ होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना ये आएगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। कैसे लिखते हैं आप फिर देख लीजिए। आपको ए वेक्टर गिवन था, मैंने बताया ट्राइंगल लॉ उसको कहते हैं जब ओरिएंटेशन हो वेक्टर का हेड टू टेल या टेल टू हेड। टेल टू हेड करेंगे तब भी वही आएगा, हेड टू टेल करेंगे तब भी वही आएगा, बात वही है। तो अब ये आपको गिवन था, इसका हेड इसके टेल से मैंने मीट कराया। उसके बाद हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं कैसे होगा। तो मैंने इसको अपने मन से नेमिंग किया एक्स वाई जेड। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर, मैंने आपको बताया था टेल पॉइंट लेते हैं फिर हेड लेते हैं। टेल पॉइंट लिया फिर हेड लिया, एडिशन का साइन यहाँ पर। फिर बी लिया मैंने टेल पॉइंट फिर हेड पॉइंट, और रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी स्टार्टिंग से इसके लास्ट वाले को इस तरह से एरो से डिनोट किया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो ये हो गया एक्स इसका टेल और जेड हो गया इसका हेड। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर लिखने का तरीका। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वेक्टर को आप एक्सटेंड करते हो, यानी इस वेक्टर को मैं एज इट इज
ये मार्कर आप वेक्टर मान लीजिए एक टाइम के लिए ए वेक्टर है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इधर लिख दूं तो इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदली, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। अगर एज इट इज उठा के मैं यहाँ रखता हूं तो ना तो डायरेक्शन चेंज हुई, ना वेक्टर, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। और एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही चीजें होती हैं, अगर ये चेंज नहीं हो रही तो वो वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इस तरह से लिखता हूं आपके पास, तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको जो गिवन होगा वो होगा थीटा। बट अगर आपको यहां पर जो एंगल गिवन है ये, अगर आपको ये एंगल गिवन है थीटा, इसको थीटा डैश बोल दीजिए, ये आपको एंगल गिवन है थीटा। और जो आपने लास्ट लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखा था कि यहां पर अगर ये वेक्टर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और टेल टू टेल मीट है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में आपने निकाला था, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी भी वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, पर एंगल जो लेना होगा वो आपको यही लेना होगा, चाहे ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम हो। यही ट्राइंगल लॉ को अगर आप इस तरह से एक्सटेंड कर दोगे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा था कि एंगल थीटा होता है और उसी थीटा एंगल को इस फॉर्मूले में लिया जाता है। पर अगर आपको ये तो गिवन होगा नहीं, ये तो पैरेललोग्राम का था, जो भी पार्ट मैंने आगे एक्सटेंड किया यहाँ एंगल बनाया, आपको ये वाला एंगल गिवन है, पर आपको फॉर्मूले में यहाँ पर थीटा की जगह ये वाला थीटा पुट नहीं करना है, इस वाले थीटा को यहाँ पुट नहीं करना है, क्योंकि ये एक्चुअल थीटा नहीं है। एक्चुअल थीटा है जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तब जो थीटा निकलेगा वो होगा एक्चुअल थीटा। तो फिर अगर आपको ये गिवन है, ये थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, तो फॉर्मूले में क्या रखना पड़ेगा? क्या हम 30 डिग्री रखें थीटा की जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ओरिएंटेशन डिफरेंट कर देने से, हेड टू टेल जोड़ देने से रिजल्टेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। आपको क्या करना होगा, आप ये जानते हो अगर ये पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा, ये लीनियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये पूरे एंगल की अगर बात करूं तो 180 डिग्री होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 30 डिग्री है, तो एक्चुअल में ये 30 डिग्री आपको नहीं लेना, आपको लेना है एक्चुअल में ये वाला एंगल, क्योंकि फॉर्मूले में यही वाला एंगल यूज होगा। तो अगर ये 30 है तो आपका एंगल एक्चुअल में होगा 160 डिग्री। 180 में से माइनस कर दीजिए आप लीनियर, यानी ये पूरा एंगल है 180, माइनस कर दीजिए ये वाला तो आपको ये मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आराम से समझिए इसको। अगर आपको ये एंगल गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का इस तरह से फिगर बना हुआ है, आपको उनके हेड टू टेल, उनका ओरिएंटेशन हेड टू टेल है, और आपको बोला है ये जो थीटा डैश है ये 30 डिग्री है, और मैंने आपको ये बताया ये लीनियर एंगल है 180 डिग्री, तो आपको तो ये वाला थीटा चाहिए, आपको तो थीटा चाहिए ये वाला, क्योंकि फॉर्मूले में ये वाले थीटा की जरूरत है, यही वाला रखा जाएगा। तो ये थीटा निकालने के लिए आपको 180 माइनस थीटा डैश करना होगा, जो इसको मैंने थीटा डैश का नाम दे दिया, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं याद रखने के लिए। तो इस तरह से फाइंड करते हैं ये वाला एंगल। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये डिफरेंस होता है। तो ये तो था ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो वो कैसे निकालते हैं, और ये एंगल आपको कितना रखना है। एंगल यहाँ याद रखना सबसे जरूरी है। अच्छा, कुछ बच्चों को कहना होगा कि सर हमने पैरेललोग्राम सीख लिया, हम उसका यूज करेंगे और आराम से काम कर लेंगे, हमें जरूरत ही क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। अभी आप डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं, जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल है इसका, एप्लीकेशन पार्ट। तो अगर कोई पॉइंट पी पर था और वो पॉइंट एम पर पहुंच गया, पी से एम पहुंचा है, और उसका पाथ जो है वो इस तरह से है, और अपने को निकालना है जब पी से एम गया तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी पी से एम गया तो पी पर हो गया इसका टेल और एम पर हो गया इसका हेड।
तो अब देख रहे हो आप, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं आपको जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने से काम नहीं चलने वाला, आपको इसको भी अच्छे से, ये भी आपको आना चाहिए, इसका भी एप्लीकेशन पार्ट है। तो एक ये वेक्टर है, आप देख रहे हो, इसका हेड इसका टेल, तो ये दो वेक्टर हैं, और ये तीसरा हो गया रिजल्टेंट। तो कुछ इसी तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसे अच्छे से समझना है। जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो एप्लीकेशन पार्ट भी इसका समझ जाओगे। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में ये सब बताऊंगा। चलिए आइए वापस आते हैं इस पर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला एंगल आपको कैसे पुट करना है, फॉर्मूले में कौन सा एंगल रहेगा, यहाँ अगर कोई एंगल गिवन है तो किस तरह से लिखते हैं। तो ये तो हो गया ओरिएंटेशन, अगर दे रखा हो तो किस तरह से लिखा जाता है, ट्राइंगल लॉ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फॉर्मूले में थीटा किस तरह से पुट करते हैं, और डिफरेंस पैरेललोग्राम से और इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखा था, ए प्लस बी वेक्टर निकालना, ए माइनस बी वेक्टर निकालना, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमने रिजल्टेंट के साथ गिवन वेक्टर का जो एंगल निकाला था, यहां भी अगर आपको निकालने के लिए बोलता है तो यहां पर वो चीज किस तरह से निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, और देखेंगे कि इसको किस तरह से ऐड करना है। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।